हेलो साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का वीर सर जीएस वाले की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सारे लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कह रहे बोलो किसकी? संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे साथियों। और यह जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इसी एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे संविधान सभा का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है? जी हाँ, प्यारे साथियों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का सीरीज़ चालू किए हुए हैं और इसके अंतर्गत आज हमारा यह क्या है? दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास जा रहा है साथियों। इसके पहले वाला जो क्लास था उसका नाम था भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप लोगों ने वह पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ साथियों। तो आप लोग क्या करिएगा, ज़रूर से ज़रूर वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि वहाँ से जो पढ़ने वाले प्रश्न हैं वो भी आपको कन्फर्म हो जाए। और हाँ, जो पहला वीडियो है और आज का यह जो दूसरा वीडियो है, इन दोनों ही वीडियो का जो पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ होंगे, आने वाले अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, ठीक है? जी हाँ, तो आइए क्या करते हैं हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों में शेयर भी कर दें, ठीक है? और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा संविधान सभा। तो साथियों अगर हम पूछे संविधान सभा होता क्या है? या फिर हम कहें कि संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? संविधान सभा क्या होता है या फिर संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय थे ये बहुत पहले से ही माँग करते आ रहे थे कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? भारत का अपना संविधान होना चाहिए। भारत में अंग्रेज़ राज नहीं करने चाहिए, ठीक है? भारत में जो अंग्रेज़ राज कर रहे थे उनको ये भगाना चाहते थे भारतीय, और भारत का खुद का संविधान बनाना चाहते थे। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर हम संविधान बनाएँगे तो उसके लिए हमको पहले एक सभा की ज़रूरत पड़ेगी। तो संविधान बनाने के लिए जो सभा बनती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं, ठीक? पहली बात। दूसरी बात कि आपसे पूछा जाता है कि ये जो संविधान सभा की माँग किया गया था, वो किसने किया था? तो साथियों पहले तो मैं बता दूँ, संविधान सभा की जो माँग किया जाता है वह 2 तरीके से किया जाता है। एक तो अनऑफ़िशियल किया जाता है, एक तो अनऑफ़िशियल तरीके से किया जाता है और दूसरा अनऑफ़िशियल। एक किया जाता है अनऑफ़िशियल तरीके से और दूसरा ऑफ़िशियल तरीके से। अनऑफ़िशियल यानी अनौपचारिक तरीके से, ऑफ़िशियल का मतलब औपचारिक तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले कैसे डिमांड किया गया था, तो साथियों सबसे पहले अनऑफ़िशियल तरीके से डिमांड किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले अनऑफ़िशियल तरीके से डिमांड किसने किया था, तो साथियों आपको क्या याद रखना है कि 1895 में, कब? 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले अनौपचारिक यानी कि अनऑफ़िशियल तरीके से संविधान सभा की माँग किया गया। और ये जो संविधान सभा का माँग किया गया था, तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक में किया था। किसमें? तिलक ने अपना स्वराज्य विधेयक में किया हुआ था, ठीक है? तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की माँग किया था 1895 में स्वराज्य विधेयक के तहत। इसके बाद नाम आता है किसका? इसके बाद नाम आता है महात्मा गांधी का, ठीक है? दूसरे नंबर पे हैं संविधान सभा की माँग किसने किया? महात्मा गांधी ने। और कब किया? 1922 में। तो सबसे पहले 1895 में तिलक द्वारा और 1922 में किसने डिमांड किया था? महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की माँग कब किया? तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 1922। और ये दोनों लोग ही अनऑफ़िशियल तरीके से डिमांड किए थे। ये दोनों लोग ही कैसे डिमांड किए थे? तो ये दोनों लोग ही अनऑफ़िशियल तरीके से क्या किए थे? डिमांड किए थे। किसका भाई? संविधान सभा का, ठीक है? तो सबसे पहले तिलक और दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी, ठीक? उसके बाद हम बात करेंगे कि सर अगर ऑफ़िशियल तरीके से अगर कोई किया था तो वह कौन व्यक्ति था? तो तीसरे नंबर पे आते हैं 1934। तो 1934 में करते हैं प्यारे साथियों एम.एन. राय। अरे बोलो कौन करते हैं? एम.एन. राय करते हैं। तो एम.एन. राय क्या करते हैं? 1934 में संविधान सभा की माँग करते हैं। और ये जो संविधान सभा की माँग किया था इन्होंने लिखित रूप में किया था, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार फिर से थोड़ा-सा क्लियर करके लिखना चाहूँगा। देखिए, ये जो 1934 में एम.एन. राय थे, ठीक है? एम.एन. राय क्या करते हैं? पहली बार लिखित रूप में क्या किया था? संविधान सभा की माँग किया था। और लिखित रूप का मतलब ये हो जाता है कि इन्होंने जो है कि संविधान सभा का माँग कैसे किया था? ऑफ़िशियल रूप से किया था, ऑफ़िशियल रूप से, ठीक है? यानी कि औपचारिक रूप से। तो अगर आपसे पूछता है कि पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा की माँग किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया। तो एम.एन. राय ने संविधान सभा की माँग कब किया? तो 1934 में किया। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि लिखित रूप में सबसे पहली बार संविधान सभा की माँग किसने किया? तो एम.एन. राय द्वारा ने या फिर एम.एन. राय ने किया था, ठीक है?
अच्छा, सबसे बड़ी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब यह संविधान सभा की मांग करते हैं एम एन राय, तो उस समय ये क्या थे, उस समय ये जेल में बंद थे, ठीक है। उसके पहले इनको क्या कर दिया गया था, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जेल से क्या करते हैं, एक किताब लिखते हैं, और उस किताब में क्या करते हैं, लिखित रूप में संविधान सभा की मांग करते हैं 1934 में। ये 3 पॉइंट आपको याद हुआ ना। 1895 में किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। 1922 में किसने, महात्मा गांधी ने। 1934 में किसने डिमांड किया, तो 1934 में डिमांड करते हैं एम एन राय। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, हालांकि डिमांड करने वाले कई सारे व्यक्ति थे, यहाँ पे एक नाम और आता है 1934 से पहले, एक नाम और आता है 1927। कौन सा, 1927। तो 1927 में ना मोतीलाल नेहरू द्वारा डिमांड किया गया था, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा भी संविधान सभा की मांग किया गया था। हालांकि मोतीलाल नेहरू के बारे में नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे 1927 में मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, 1895 में तिलक, 1922 में महात्मा गांधी, 1927 में मोतीलाल नेहरू, और 1934 में सबसे पहली बार लिखित रूप में या ऑफिशियल रूप में एम एन राय द्वारा मांग किया जाता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा 1936 में कांग्रेस द्वारा भी क्या किया जाता है, संविधान सभा की मांग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की मांग कांग्रेस द्वारा कब किया गया, तो 1936 में किया गया था, ठीक है। जी हाँ, अब जब कांग्रेस की मांग, कांग्रेस ने भी डिमांड कर लिया, उसके बाद जो है कि समय आता है 1938 का। किसका समय आता है, 1938 का आता है। तो जब 1938 का समय आता है, तो 1938 में एक व्यक्ति और थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में और कौन डिमांड करते हैं, तो भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या करते हैं, संविधान सभा की मांग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके मेंशन नहीं किया हुआ है, सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपको बताने लायक है, मैं आपको मौखिक रूप से बताते हुए निकल चल रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, पेन पेपर लेकर के अच्छे से बैठिए, और क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा जो इसमें लिखित नहीं है। आई बात समझ में ना सबको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे अगर हम, तो आगे बात आती है अगस्त प्रस्ताव की। किसकी बात आती है, आगे बात करेंगे हम अगस्त प्रस्ताव की। अब क्या होता है साथियों, कि जब 95 में, उसके बाद 1922 में, फिर 1927 में, फिर उसके बाद 1934 में, फिर 1936 में, और फिर उसके बाद 1938 में भी डिमांड को स्वीकार नहीं किया गया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया अंग्रेजों द्वारा। तो अंग्रेज खुद क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जिसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। हालांकि ये जो प्रस्ताव आया था, यह आया था अगस्त महीने में। तो ध्यान रखिएगा, यह जो अगस्त प्रस्ताव है कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। यानी अगस्त प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, तो 8 अगस्त 1940 को। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम इसी प्रस्ताव के तहत यह कहा गया कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए। यानी सबसे पहले, या फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत ने किस प्रस्ताव के तहत यह पहली बार स्वीकार किया, यह पहली बार मान लिया कि भारतीयों के लिए अपना संविधान होना चाहिए, तो वह कौन सा प्रस्ताव था, तो वह था साथियों अगस्त प्रस्ताव। अरे बोलो, वह कौन सा था, तो वह था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेज क्या करते, स्वीकार कर लेते कि भैया हम मानते हैं भारतीयों का अपना खुद का संविधान होना चाहिए, तो इनके पीछे एक कारण था ये अगस्त प्रस्ताव लाने का। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 1939 में क्या हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, और ये भारतीय को, यानी ये जो अंग्रेज थे, ये भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकना चाहते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से क्या कर ले, भारतीयों को मना लिया जाए। तो ये क्या करते हैं, चारा चारा जानते हैं ना, कि चारा फेंकना या जाल बिछाना। तो ये क्या करते हैं, अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजते हैं, और अपनी तरफ से ही स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हम मान रहे हैं भाई कि भारतीयों के लिए अपना खुद का संविधान होना चाहिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं, अरे आप ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आप किसी से खाना मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भैया हमको भूख लगी है, वो आपको खाना नहीं दे रहा है, ठीक है, आपने कई बार मांगा, लेकिन जब वह अपने आप खुद ही आएगा, कहेगा यार हमको ये रियलाइज हो रहा है कि आपको खाना खाने की जरूरत है। बात समझिए, कहेगा कि भैया हमको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खाना खाने की ज़रूरत है, इसका मतलब उसके मन में कुछ ज़रूर चल रहा है, इसका मतलब वो है कि आपके सामने वो चारा फेंक रहा है, ठीक है? यानी उसके बदले आपसे दूसरा कोई काम करवाने वाला है। तो यहाँ पे वही हाल होता है, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है खाली भारतीयों के सामने इसलिए, ताकि भारतीय संतुष्ट रहें और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो जाएँ, शामिल हो जाएँ, ठीक? आगे ध्यान रखना, तो भारतीयों ने क्या किया, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कहा कि इस संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय होंगे। आप समझिएगा, अंग्रेज कहते हैं भैया कि हम मानते हैं कि क्या होना चाहिए,
भारतीयों के लिए अपना संविधान सभा होना चाहिए, आप लोगों के लिए संविधान सभा बनाया भी जाएगा। और वो जो संविधान सभा बनाया जाएगा, उसमें मुख्यतः यानी कि मुख्य रूप से भारतीय होंगे। जब ऐसी बात आती है तो भारतीय क्या करते हैं, इस चीज़ को, जो हमारे देश के नेता थे, वे क्या करते हैं, इसको अस्वीकार कर देते हैं। क्या करते थे, इसको अस्वीकार। अब कहेंगे सर अस्वीकार काहे कर दिए? जी हाँ, तो यहाँ पे ज़रा-सा गौर फरमाइएगा आप सब लोग। देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया जा रहा है, मुख्यतया। क्या? मुख्यतया, यानी कि संविधान सभा में मुख्यतया भारतीय होंगे और भारतीयों को ये कतई स्वीकार नहीं था कि हमारे संविधान सभा में अंग्रेज भी शामिल हो। ये भारतीयों को कतई भी स्वीकार नहीं था। इसलिए भारतीय क्या करते हैं, एकदम इस प्रस्ताव को ही अस्वीकार कर देते हैं। कहते भैया ये मुख्यतः-विख्यतः मत करिए। हमको जो है कि पूरा का पूरा अधिकार चाहिए और ये जो संविधान सभा भारत के लिए बनेगा उसमें केवल और केवल भारतीय शामिल रहेंगे। आप मुख्यतः शब्द लगा कर के ये मत पेश करिए कि इसमें अंग्रेज भी शामिल रहेंगे। इसमें अंग्रेज शामिल नहीं रहेंगे, केवल और केवल क्या होंगे, भारतीय शामिल होंगे। तभी हम क्या करेंगे, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम आपके प्रस्ताव को क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। और यह कहते हुए अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर जब अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, तो फिर एक प्रस्ताव आता है 1942 में और उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्या है? क्रिप्स मिशन कहिए चाहे क्रिप्स प्रस्ताव कहिए, 1942 में क्या होता है, यह प्रस्ताव आता है। और यह जो क्रिप्स प्रस्ताव था, यह किसकी अध्यक्षता में आता है? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया। यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसमें भी, इस प्रस्ताव में भी अंग्रेजों ने यह माना, यह कहा कि भारत का अपना संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीयों द्वारा क्या किया गया, इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा कि संविधान सभा का निर्माण जो है कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। ठीक है, यानी जब अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो उसके बाद फिर जो है कि भारतीयों को फंसाया जाता है, यानी कि भारतीयों के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाता है जिसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव और यह 1942 में आता है। जब ये क्रिप्स प्रस्ताव आता है तो इसने भी क्या कहा कि भैया हम मानते हैं, हम अंग्रेज, हम ब्रिटिशर्स ये मानते हैं कि भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए। ठीक है, हम आपका संविधान बना के देंगे, लेकिन जो है कि वो कब देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देंगे। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की बात आती है तो भारतीय क्या करते हैं, इस प्रस्ताव को भी क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज क्या चाहते थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का उपयोग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करेंगे, हम आपका संविधान सभा बनाएंगे। तो भारतीयों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। ठीक है, देखिए भारतीयों ने किसको किसको अस्वीकार किया। 1895 में तो ये लोग माने ही नहीं, 1922 में भी नहीं माने अंग्रेज, 1927 में भी नहीं माने, 1934 में जब एम.एन. राय ने डिमांड किया तब भी नहीं माने, 1936 में जब कांग्रेस द्वारा मांग किया गया संविधान सभा का तब भी नहीं माने, 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग किया जाता तब भी नहीं मानते हैं। लेकिन 1940 में ये खुद से क्या लाते हैं, अगस्त प्रस्ताव, और उसमें कहते हैं कि भैया हम मानते हैं कि हाँ, भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए, उनका अपना खुद का संविधान होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो फिर कहते चलो भाई आपका संविधान बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो है कि मुख्यतया भारतीय होंगे। इसका मतलब ये था कि उस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज भी शामिल रहते, इसलिए भारतीयों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। भारतीयों का कहना था कि भाई भारत के लिए जो संविधान सभा बनेगा उसमें केवल और केवल भारतीय ही शामिल रहेंगे। ठीक, आगे फिर जब क्रिप्स प्रस्ताव आता है तो इसको भी क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है एक योजना और आता है बेबेल योजना। क्या आता है, बेबेल योजना। यह कब आता है, 1945 में आता है। तो बेबेल योजना जो है कि लॉर्ड बेबेल द्वारा 14 जून 1945 को लाया जाता है और इसमें भी कहा गया कि भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और जैसे ही यहाँ भी द्वितीय विश्व युद्ध की बात होती है, इसे भी क्या किया जाता है, भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। यानी बेबेल योजना भी क्या होती है, असफल रहती है। और 1945 का समय आ गया था, जून 1945, और आप सभी को पता है कि इसके बाद 2 महीने बाद अगस्त 1945 में क्या होता है, आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और 2 सितंबर 1945 को इस द्वितीय विश्व को समाप्ति के लिए हस्ताक्षर भी कर दिया जाता है। तो तब तक क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और आ जाता है 1946 का समय। कौन सा समय आ जाता है, 1946 का समय। लेकिन 1946 का समय आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1945 का ही समय चल रहा था एक बार। ठीक है, एक बार क्या चल रहा था, एक बार जो है कि 1945 का समय ही चल रहा था। और जब ये 1945 का समय चल रहा होता है साथियों, 1945 का जब समय चल रहा होता है तो इसमें ब्रिटेन में क्या होता है, चुनाव होता है। और ब्रिटेन में 2 पार्टियाँ थी, एक था लेबर पार्टी और एक था कंजर्वेटिव। एक कौन था, एक था कंजर्वेटिव पार्टी और एक था लेबर पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी का जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था वह था विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी का जो उम्मीदवार था वह था क्लीमेंट एटली। कौन था, क्लीमेंट एटली।
तो क्लीमेंट एटली ने अपने एजेंडे में ये कहा था कि भाई अगर हम क्या करते हैं, यानी अगर लेबर पार्टी लोकसभा का चुनाव जीतती है, यानी ब्रिटेन में, ठीक है, अगर ब्रिटेन में चुनाव जीत जाती है तो भारतीयों के लिए संविधान सभा बना देगी, ठीक है। तो लेबर पार्टी क्या होती है, चुनाव जीतती है और इसने भारतीयों के लिए क्या किया, एक संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है। अच्छा, जब कैबिनेट मिशन आया था तो यहाँ पे नहीं बताया गया था कि किस लिए आया है, लेकिन उसके 2 महीने बाद कैबिनेट मिशन अपना उद्देश्य बताती है कि वह भारत में क्यों आती है, क्यों आई है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 यानी 1946 में। अरे बोलो कब आया था, 1946 1946 में। तो आइए जरा से इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं साथियों। तो यह जो कैबिनेट मिशन है, यह कब आता है, 1946 में आता है। और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा का निर्माण शुरू हो गया। यानी कि ये जो कैबिनेट मिशन था, चूंकि 1945 में पहले ही क्लीमेंट एटली क्या किए, मान लिए कि भैया हम क्या करेंगे, जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे। तो वे क्या होते हैं, वहाँ जीतते भी हैं ब्रिटेन में। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा। अब सर कैबिनेट मिशन का अर्थ क्या है, इसको समझिएगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट का मतलब उनके जो कैबिनेट के मंत्री थे, ठीक है, उनके जो मंत्रिमंडल थी, उसमें के जो मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 लोगों को भेजा। देखिए कह रहा है ना कि यह मिशन जो है कि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में लाया गया था और कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। वे कौन-कौन से सदस्य थे, एक थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जी हाँ, वही स्टेफर्ड क्रिप्स जिनके नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था। ठीक है, समझिएगा। तो जब कैबिनेट मिशन आता है तो उसमें कितने सदस्य थे, 3। कौन-कौन था, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब ये जो तीनों व्यक्ति थे, ठीक है, ये तीनों ही व्यक्ति क्या थे, ये तीनों ही व्यक्ति क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। इसीलिए जब ये लोग आते हैं तो इसका नाम ही क्या रख दिया जाता है, कैबिनेट मिशन रख दिया जाता है। और कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 1946 में, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और हाँ, आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो साथियों पैथिक लॉरेंस ने। किसने, पैथिक लॉरेंस ने। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए, अब जो कि आपको बता दिया गया कि जब कैबिनेट मिशन आता है उसके तहत क्या हो जाता है, संविधान सभा का निर्माण शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, संविधान सभा का गठन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेंशन मैंने किया, सब कुछ मेंशन किया और सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कहता है कि संविधान सभा के गठन की शुरुआत कैबिनेट मिशन के तहत हो जाती है। किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत ही हो जाती है। और संविधान सभा के गठन में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। देखिए, ये जो 389 सदस्य हैं, ठीक है, इन सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यानी कि इनडायरेक्ट, ठीक है। इनको क्या किया गया था, इनको इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट किया गया था, निर्वाचित किया गया था। यानी इन 389 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो कहें अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, उस समय हमारे देश में क्या होते थे, ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था, उस समय हमारे देश में ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। अभी जो आपका ब्रिटिश प्रांत है, ठीक है, पहले प्रांतों में क्या होता है, चुनाव होता है। प्रांतों में क्या होता है, चुनाव होता है। कहेंगे सर प्रांतों में चुनाव, जी हाँ, आप सभी को पता है कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब होता है, तो 1937 में होता है। आप लोग को याद है, मैंने पिछले वाले भारत के संवैधानिक विकास में मैंने बताया था। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, इस समय किस समय, 1946 के समय ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ब्रिटिश प्रांत से कुल चुने जाते हैं 1585 लोग। कितने, 1585 लोगों को जनता क्या करती है, चुनती है। और इन्हीं 1585 लोगों में से, लोगों में से क्या होता है, ये 389 सदस्य चुने जाते हैं। ये 389 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं साथियों। ठीक है, ये 389 सदस्य क्या होते हैं, चुने जाते हैं। कितने में से, ये 1585 लोगों में से। ठीक है, यानी 1585 लोग ये जो प्रांत से चुने गए थे, तो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। लेकिन ये जो 389 थे, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और यही 389 लोग क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, तो अब आइए जरा से देखते हैं जो संविधान सभा के 389 सदस्य थे, इनकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि कुल सदस्य कितने थे, 389 थे। ठीक, अब ये 389 थे, ये 3 क्षेत्रों से आए थे। ये कितने क्षेत्र से आए थे, 3 क्षेत्र से। एक तो आए थे ब्रिटिश प्रांत से, दूसरे आए थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से और तीसरे देसी प्रांत या
रजवाड़े से। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो 389 सदस्य थे, इनका निर्वाचन या इनका चुनाव कैसे हुआ था? तो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष हुआ था। कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष इनका निर्वाचन हुआ था। पहली बात हो गया। दूसरी बात, अगर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था तो ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुन कर के आए थे? ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य चुन कर के आए थे? तो यहाँ से आए थे 292। अरे बोलो कितने? तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुन कर के आए थे। और वहीं अगर हम बात करेंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, तो यहाँ पे कितने लोग चुन करके आए थे? 4 लोग चुन करके आए थे, यानी कि 4 सदस्य चुन करके आए थे। फिर बात करेंगे देसी प्रांत या रजवाड़ों से, तो यहाँ से जो है कि 93 लोग चुन करके यानी कि 93 लोग चुन करके आए थे। अब ध्यान रखिएगा, चुन करके नहीं, यहाँ बड़ी गजब की प्रश्न पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो 389 सदस्य थे संविधान सभा में, इसमें से कितने लोग निर्वाचित थे? देखिए यहाँ पे 2 तरह के सदस्य थे, एक तो निर्वाचित और मनोनीत भी थे, ठीक है? तो जब भी आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य थे, तो 292 प्लस 4 टोटल कितने हो जाएंगे? 296। यानी 296 सदस्य क्या थे? इलेक्टेड थे। ये इनडायरेक्ट, भले ही इनका जो निर्वाचन हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, लेकिन 12 और 4 कितने हो जाएंगे? 96 सदस्य हो जाएंगे जो कि चुने गए थे। तो अब बात आती है कि भाई ये जो 93 ये कैसे थे? तो इनको जो है कि नॉमिनेट किया जाता है साथियों। इनको क्या किया जाता है? इनको जो है कि इनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है? इनको क्या किया जाता है? इनको मनोनीत किया जाता है। इनको मनोनीत किया जाता है। किसको? ये जो देसी रियासतें थी। बात समझ गया ना? यानी 93 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत। और 296 सदस्यों को क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट रूप में। और 296 प्लस 93 अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल सदस्य कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? 389 हो जाते हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक? एक प्रश्न आपसे पूछेगा, ब्रिटिश प्रांत से कितने लोग चुने गए? 292। चीफ कमिश्नरी प्रांत से 4, देसी रजवाड़ों से 93, ठीक? अब कहेगा कि जो 389 थे, इसमें कितने तरह के सदस्य थे? 2 तरह के। 296 क्या थे? इलेक्टेड थे इनडायरेक्ट रूप से, और 93 क्या थे? नॉमिनेटेड थे, ठीक? अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और रह जाता है यहाँ पे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी रह जाता है कि ये जो 4 सदस्य हैं यहाँ पे कमिश्नरी प्रांत, सर आप कहेंगे सर ब्रिटिश प्रांत तो सुने थे, देसी रजवाड़े भी सुने थे, ये ब्रिटिश प्रांत क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय 4 ब्रिटिश प्रांत थे और इनको हम याद करेंगे ABCD के नाम से, ठीक है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ए का मतलब हो जाएगा बाबू, ए का मतलब हो जाएगा अजमेर, बी का मतलब हो जाएगा बलूचिस्तान, सी का मतलब हो जाएगा कुर्ग, और डी का मतलब हो जाएगा दिल्ली, ठीक है? यानी कि अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ABCD ऐसे याद रखेंगे, यानी कि यही 4 क्या थे? 4 कमिश्नरी प्रांत थे। अब सर कहेंगे कि सर ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी प्रांत में अंतर क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में भारत में क्या है? राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जो राज्य है उस समय का ब्रिटिश प्रांत के समान होता था, और जो आज का आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो उस समय के चीफ कमिश्नरी प्रांत के समान होता था। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो 389 सदस्य हैं ये कैसे चुन करके आए थे। ठीक है ना? अच्छा देखिए साथियों, बड़ी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में और साथ ही साथ आपको अध्ययन करवाने में। तो अगर आप एक लाइक कर देंगे और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर कर देंगे जिनको ज़रूरत है वास्तव में, ठीक है? तो बड़ा ही अच्छा होगा। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करने के साथ-साथ एक अपना पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ठीक है? तो आइए साथियों आगे मिलते हैं, आगे बात करते हैं आगे, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ नोट मेंशन किया है, और ये जो मैंने नोट मेंशन किया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहली बात, आपसे पूछा जाता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय जो है कि भारत की जनसंख्या कितना था साथियों? 40 करोड़ था। कितना था? 40 करोड़ था। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के तहत क्योंकि कितने सदस्य थे? आप सभी को पता है कि 389 सदस्य थे। कितने? कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। अब अगर मैं बात करूँ भाई 389 सदस्य थे, तो इसमें से एक व्यक्ति जो है कि कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो है कि साथियों, एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का, कितनी? 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कितनी जनसंख्या का? 10 लाख, ठीक है? तो आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के तहत एक व्यक्ति कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय जो है कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ था, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो साथियों अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही बताया, उसमें ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था साथियों? वह कौन था? तो वह था क्लीमेंट एटली। वह कौन था? वह था क्लीमेंट
एटली। कौन था साथियों? वह था क्लीमेंट एटली, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताया। और ये किस पार्टी का नेता था? तो यह जो है कि लेबर पार्टी का नेता हुआ करता था, ठीक है। आई होप इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो साथियों, आप सभी को पता है कि जैसे कि हमने आपसे बात किया कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संविधान सभा का गठन, ठीक है। चूंकि संविधान सभा का क्या हो गया था, जब गठन हो गया तो संविधान सभा का बैठक चालू हो जाता है, ठीक है। और जो संविधान सभा का बैठक है मेरे प्यारे साथियों, अब उसकी बात करेंगे हम लोग। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, ध्यान रखिएगा, वह कब होता है मेरे प्यारे साथियों? तो वह होता है 9 दिसंबर 1946 को। अरे बोलो कब होता है? वह होता है 9 दिसंबर 1946 को। क्या होता है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसी बैठक के साथ संविधान सभा का निर्माण भी क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है और शुरू हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा का पहला बैठक या संविधान कब बनना शुरू हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा या फिर कह लीजिए जो हमारा संविधान है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। बात समझ गए? क्योंकि संविधान सभा तो पहले ही बन गया था चुन करके 389 लोगों का, ठीक। अब यही 389 लोग क्या कर रहे थे? हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे। और संविधान का निर्माण करने के लिए इनकी पहली बैठक कब होती है? तो वो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को होता है। दूसरी बात, अब जब कहता है कि जब पहली बैठक होता है साथियों, तो कहता है पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। और ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये कैसे अध्यक्ष थे भाई? ये जो है कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अरे बोलो कैसे अध्यक्ष थे? ये जो है कि अस्थायी, यानी कि टेम्पररी इनको चेयरमैन बनाया गया था। किसका? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। यानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब कहेंगे सर ये अस्थायी अध्यक्ष इनको क्यों बनाया गया था? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब संविधान सभा का चुनाव होता है ना, तो उस समय लगभग 208 सीट कांग्रेस को मिला था और 73 मिला था मुस्लिम लीग को, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग जो थी वह क्या होता, पहली बैठक में शामिल नहीं होता है। कांग्रेस तो शामिल होती है। देखिए देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया है कि पहली बैठक में 207 सदस्य ही शामिल थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था? पहली बैठक का बहिष्कार किया था। अब जब 207 सदस्य ही केवल शामिल होंगे, कितने में से? 389 में से। 389 में से केवल और केवल 207 सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ सदस्य दोस्तों क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग था वो पहली बैठक में शामिल ही नहीं होता है, वो बहिष्कार कर देती है। और बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था साथियों? कि 1940 के समय में ही ये जो मुस्लिम लीग थी किसका डिमांड कर देती है? टू नेशन थियरी की बात करती है। यानी कि हिंदुस्तान को अलग करके भारत और पाकिस्तान में बाँटने की बात करती है। यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश की माँग कर रही थी 1940 से ही, ठीक है। पाकिस्तान की माँग कर रही थी मुस्लिम लीग। और इसी के लिए ये पहली बैठक का क्या कर देती है? बहिष्कार कर देती है। लेकिन जो कांग्रेस थी वह अपना काम जारी रखती है, ठीक है। और यह जो कि बैठक आगे बढ़ता है। अच्छा, चूँकि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए ये हुआ कि भैया हम किसी को भी क्या कर दे रहे हैं, किसी को भी एक अस्थायी अध्यक्ष, एक अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी चेयरमैन क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं और उन्हीं से काम चलाते हैं। तो उस समय पूरे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये जो सच्चिदानंद सिन्हा है ना, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इन्हीं को क्या बना दिया जाता है? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन इनको टेम्पररी रूप से बनाया जाता है। ये हुआ कि भैया जब बाद में सभी लोग शामिल होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन को चुन लिया जाएगा। तो साथ ही पहली बैठक कब हो गई? कहाँ हो गया भाई? 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को। एक बात ध्यान रखिए, एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि जो पहला बैठक हुआ था इसमें कुल कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? तो इसमें कुल 9 महिला सदस्य शामिल हुए थे। अरे बोलो कितना? कुल 9 महिला सदस्य। और अगर आपसे पूछे कि पूरे संविधान सभा में कितनी महिला थी, तो पूरे संविधान सभा में मेरे प्यारे साथियों 15 महिलाएं थी। कितनी? 15। और पहली में कितनी शामिल होती हैं? 9, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हुए साथियों चलते हैं दूसरी बैठक की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरा बैठक हुआ था, जो संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, वह कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट चेयरमैन यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। यानी कि संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर उसके बाद साथियों होता है तीसरा बैठक। और तीसरा बैठक होता है 13 दिसंबर 1946 को। अरे बोलो कब? 13 दिसंबर 1946 को होता है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? संविधान सभा में एक उद्देश्य
प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया इन्होंने? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। तीसरी बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक, पहली बात। मेन पॉइंट और याद रखना है कि ये जो वर्तमान का हमारा प्रस्तावना या उद्देशिका है, वह नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप है। यानी जो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा था, वह क्या था भाई? वही आज हमारा क्या बन गया है? वही आज हमारा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल बन गया है, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो उद्देशिका पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने इसको कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। आई बात क्लियर समझ में? ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब जब नेहरू क्या करते हैं, अपना उद्देश्य प्रस्ताव शामिल कर देते हैं या फिर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं संविधान सभा में, तो संविधान सभा क्या करती है? संविधान सभा जो है कि 22 जनवरी 1947 को नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करती है। यानी कि जो संविधान सभा है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। जबकि इन्होंने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक में। ठीक है, लेकिन स्वीकार कब किया जाता है संविधान सभा द्वारा इनका उद्देश्य प्रस्ताव? तो वो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, अच्छा, अब आगे ध्यान देना। आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के कुल कितने बैठक हुए? संविधान सभा के कुल कितने बैठक हुए? तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए कि संविधान सभा के कुल 12 बैठक हुए थे। कितने भाई? संविधान सभा के कुल 12 बैठक हुए थे। देखिए, आपको कहीं-कहीं किताबों में 11 मिल जाएगा, जैसे आगे मैंने मेंशन किया है, यहाँ ध्यान रखिएगा नोट में। कहीं-कहीं आपको किताब में 11 बैठक मिल जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। टोटल बैठक कितना हुआ था? टोटल संविधान सभा का 12 बैठक हुआ था। कितना? 12 बैठक हुआ था। कहेंगे सर 12? जी हाँ। देखिए, 11वां बैठक जो है आपका, वह 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान सभा बन करके पूरी तरह से तैयार हो गया, ठीक है, तो क्या होता है? उसी दिन हमारा 11वां बैठक समाप्त होता है। यानी 11 बैठक में संविधान सभा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। ठीक है, परंतु 24 जनवरी 1950 को, कब भाई? परंतु 24 जनवरी 1950 को एक बैठक और होती है, और इसमें कुल और इसे मिलाकर के कुल 12 बैठक हो जाते हैं। ठीक है, यानी 24 जनवरी 1950 को भी एक बैठक होता है, इसको मिलाकर के कुल कितने बैठक हो जाते हैं? 12 बैठक हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, 12 बैठक हो गए। आपसे पूछा भी जा सकता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अरे बोलो, क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है कि आपका 12वां बैठक हुआ था साथियों। अरे बोलो, कौन सा? 12वां बैठक होता है। ठीक, अच्छा, जब 12वां बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है, यानी जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू कर दिया गया 1950 में, तो उससे 2 दिन पहले यह बैठक हुआ था 12वां। ठीक है, और जब बैठक होता है तो इस दिन क्या होता है? संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। कहेंगे सर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था? जी हाँ, आगे हम इसकी कहानी बताते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है नोट में। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या किया है? मेंशन किया है। तो हम क्या करेंगे? सब पर चर्चा करेंगे। यहाँ नोट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साथियों। ठीक है ना? तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे? सारी चीज़ों के बारे में बारी-बारी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 284 लोगों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया था। और अगर आपसे पूछे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संविधान पर सबसे अंतिम में हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो भारत के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों क्या करते हैं? एक सबसे पहले साइन करता है, तो एक सबसे लास्ट में। यानी बहुत ही ज़बरदस्त नेतृत्व कौशल इनका यहाँ पे दिखता है साथियों। ठीक है? तो आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। अच्छा, कुछ लोग के मन में होगा कि सर इसमें 284 लोग ही क्यों शामिल हुए? क्योंकि प्यारे बच्चों, देखिए, हमारा जो संविधान बनना शुरू होता है वो 1946 में बनना शुरू होता है, और बन करके रेडी कब होता है? 1949 में। लेकिन इसके पहले, इसके बीच में एक समय और आता है जिसका नाम है 1947। और आप सभी को पता है कि 1947 में क्या हुआ था? 1947 के समय में क्या हुआ? भारत बँट करके 2 भाग में हो गया था। तो कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे, वे पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आते थे। तो जब पाकिस्तान बन गया, तो वे लोग पाकिस्तान में चले गए। तो इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को, कब? इस तरह है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। उस दिन भारत में संविधान सभा में, यानी भारत के संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे? तो उस दिन जो है कि टोटल 299 सदस्य पूरी संविधान सभा में बचे थे। अरे बोलो, कितने? उस दिन केवल 299 सदस्य पूरी संविधान सभा में बचे हुए थे। ठीक है, और इन 299 में से 284 लोग क्या होते हैं? संविधान सभा पे साइन करते 24 जनवरी 1950 को।
अब आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। कितने? कुल 299 मेंबर्स थे। और संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 9 महिलाएं शामिल थी, अभी मैंने आपको बता दिया। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो टोटल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ठीक है। और आपसे पूछे कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए बेगम अय्याज रसूल या बेगम एजाज रसूल या बेगम एजाज रसूल। ठीक है, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो कि पूरे संविधान सभा में थी। क्लियर? आगे अब जो है कि आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान बनकर रेडी होता है कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। देखिए जिस दिन बन करके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो उसी दिन क्या होता है, चूंकि रहा नहीं जाता है तो थोड़ा सा क्या किया गया, आंशिक रूप से संविधान को लागू कर दिया गया। अरे यार ऐसे समझो, अगर आप मेहनत से कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वह काम हो जाता है तो आपके भी मन में ये बात आती होगी, यार इतना मेहनत से किए हैं, अ, थोड़ा सा चख लेते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके रेडी हो जाता है तो उस दिन थोड़ा सा यानी कि आंशिक रूप से लागू कर दिया गया संविधान। तो आपसे पूछा जाता है कि आंशिक रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर आपसे पूछा जाता है कि संविधान बन करके कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का अंगीकरण कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक? अब एक बात ध्यान रखना, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है कि क्या मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या कानून दिवस के या संविधान दिवस आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे विधि दिवस पूछे या कानून दिवस पूछे या संविधान दिवस पूछे तो आपका उत्तर होगा कि भैया 26 नवंबर 1949, यानी कि डेट अगर आपसे कल पूछे तो आप कहेंगे 26 नवंबर, यानी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस या कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, चूंकि आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान हमारा लागू होता है, और उसी दिन क्या होता है, सॉरी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो जाता है, और उस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो एक व्यक्ति थे लक्ष्मीमल सिंघवी, इन्होंने सलाह दिया कि भाई जब 26 नवंबर को बन करके तैयार हो गया, हमने थोड़ा सा लागू भी कर दिया, तो 26 जनवरी को क्यों ना विधि दिवस के रूप में मनाया जाए। और इनके सिफारिश के बाद ही क्या होता है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस यानी संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था साथियों? तो 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जब 26 नवंबर 1949 को, जब 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बन करके रेडी हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया गया? 26 जनवरी की तारीख का वेट क्यों किया गया? ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके मन में ये सवाल पूछ मतलब आ जाता है। तो आइए जरा सा हम इसी बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि 26 जनवरी को ही क्या किया गया, क्यों लागू किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी के तहत, चूंकि ये हुआ था दिसंबर 1929 में, तो इसी के तहत जो है कि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हमने क्या किया था? अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। ये हुआ कि भैया 2 ही महीने का तो समय है, ठीक है, क्यों ना हम उस दिन को यादगार बना दें। भले हमने नवंबर 1949 में बना लिया है अपना संविधान, लेकिन इसको हम पूरी तरह से 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1930 का वह दिन है, या 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बस इसीलिए क्या किया जाता है, 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया गया। क्लियर है? आगे ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लग गया? तो 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप कहेंगे सर इतना सारा दिन लग गया, लगभग 3 साल। जी हाँ प्यारे बच्चों, जी हाँ प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो संविधान सभा के लोग थे,
ठीक है? ये क्या किए पूरे दुनिया के संविधान को खंगाल डाला और पूरे दुनिया के संविधान में जो भी प्रावधान अच्छे थे, उनको उठा करके भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ठीक है? अच्छा एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि संविधान बनने में कुल कितना खर्च हुआ था? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। कितना? अरे बोलो कितना? तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। ठीक? आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वे थे बेटा कौन? बेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीएन राव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएन राव कहते हैं। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे और बाबू ये जो बेनेगल नरसिंह राव हैं, ठीक है? इनके द्वारा ही भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। यानी जो भारतीय संविधान का ड्राफ्ट था, वो किसने तैयार किया था? संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव जी द्वारा तैयार किया गया था भारतीय संविधान का प्रारूप। ठीक है? अब जब प्रारूप तैयार कर दिया जाता है, तो प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। ठीक है? अब प्रारूप समिति का जब गठन किया जाता है, अच्छा ध्यान रखिएगा, जो प्रारूप समिति है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारूप समिति भी कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलेखन समिति। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या इसी को हम लोग पांडुलेखन समिति भी कहते हैं या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसी को क्या क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब एक ही है। ठीक है? और प्रारूप तैयार किसने किया था भारतीय संविधान का? बेनेगल नरसिंह राव ने। बेनेगल नरसिंह राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक? अब एक बात ध्यान रखना, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। अरे बोलो कब? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो बाबू कितने सदस्य थे बेटा? टोटल 7 सदस्य थे साथियों। कितने? 7 सदस्य थे। किसमें? प्रारूप समिति में। ध्यान रखिएगा इसका गठन कब हुआ, ये कई बार आपसे पूछा जाता है। तो 29 अगस्त 1947 को। टोटल 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्य कौन थे? जरा सा हम उनकी बात करें। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें साथियों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अरे बोल के किसकी बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक? फिर उसके बाद बात करेंगे गोपाल स्वामी अयंगर की। यानी कि एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे गोपाल स्वामी अय्यर और तीसरे थे आपके के एम मुंशी। ठीक है? अभी कृष्णा स्वामी अय्यर को रोकते हैं, ये नहीं थे। इनके बदले कौन थे? इनके बदले थे बी एल खत्री। कौन थे? बी एल मित्रा थे। ठीक है? कृष्णा स्वामी अय्यर नहीं थे, इनके स्थान पर थे बी एल मित्रा। बी एल मित्रा। ठीक है? तीसरे नंबर पे कौन थे? बी एल मित्रा थे। चौथे नंबर पे थे के एम मुंशी। इनको हम लोग पूरा नाम है कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी। ठीक है? उसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे जो है कि आगे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन है? आगे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला है। ठीक है? बात समझ गया ना? सैयद क्या है? हाँ, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और ये जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे साथियों। ठीक है? उसके बाद एक व्यक्ति और हैं एन माधव राव। कौन है? एन माधव राव। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, एक बात ध्यान देना प्यारे साथियों, एक बार इनको फिर समझ लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, वे कौन थे? वे थे पहले नंबर पे आ जाएंगे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे बोलो कौन आ जाएंगे? पहले नंबर पे आएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है? एक सेकंड साथियों, एक सेकंड। पहले नंबर पे कौन आ जाएंगे आपके? आ जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर पे आएंगे आपके गोपाल स्वामी अयंगर और तीसरे नंबर पे आएंगे कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे नंबर पे आएंगे आपके बी एल मित्रा। पांचवें नंबर पे आ जाएंगे के एम मुंशी और छठवें नंबर पे आ जाएंगे आपके कौन? मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है? बात समझ गए? और सातवें नंबर पे कौन आएंगे? ठीक है? सातवें नंबर पे आ जाएंगे साथियों आपके डीपी खेतान। अरे बोलो कौन आ जाएंगे? डीपी खेतान आ जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना साथियों, ये जो 7 सदस्य थे, इन सातों सदस्यों में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक तो मृत्यु हो गया था किसका? डीपी खेतान का और दूसरा किसका मृत्यु हो गया था? बीएल मित्रा का। ठीक है? मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से क्या कर देता हूँ? मेंशन कर देता हूँ हरे कलर से। ठीक है? एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये जो आपके बीएल मित्रा हैं, कौन? ये जो आपके बीएल मित्रा हैं, यहाँ समझिए, ये जो आपके बीएल मित्रा है, ठीक है? इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके स्थान पे कौन आते हैं? इनके स्थान पे एन माधव राव आ जाते हैं। और डीपी खेतान की जब मृत्यु होती है, तो इनके स्थान पे कौन आ जाते हैं? टीटी कृष्णा मचारी आ जाते हैं। बात समझ गए ना? 7 सदस्य थे, सातों सदस्य में ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देने का प्रयास करता हूँ और आप लोग क्या करिएगा? समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1, गोपाल स्वामी अयंगर 2, कृष्णा स्वामी अय्यर 3, बी एल मित्रा 4,
के.एम. मुंशी 5, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह 6 और डी.पी. खेतान 7। ये 7 लोग थे। लेकिन बाद में क्या होता है, बी.एल. मित्रा की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पे कौन आते हैं, एन. माधव राव आते हैं। और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पे कौन आते हैं, टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं। ठीक। अब इन 7 सदस्यों में एक सदस्य ऐसा है जो कि मुस्लिम लीग का था, और वह कौन था प्यारे साथियों, वह कौन था, वह एक सदस्य कौन है, मोहम्मद सादुल्लाह है। और बोलो कौन है, वह एक सदस्य मोहम्मद सादुल्लाह है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो प्रारूप समिति के सदस्य थे या अध्यक्ष थे वे कौन कौन से थे। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो है कि पूरा संविधान सभा समाप्त हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक मिनट में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। देखिए जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये पहले क्या किए थे, पहले ये चुनाव कहाँ से लड़े थे, तो संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अंबेडकर क्या करते हैं, बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, परंतु वहां से हार जाते हैं। जब बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो क्या होता है, बाद में अंबेडकर ने या फिर अंबेडकर को मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के जैसुर कुल्ला वाले क्षेत्र से चुनाव लड़वाया जाता है, और यहाँ से संविधान सभा के सदस्य चुन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। लेकिन जैसुर कुल्ला कहाँ था, बंगाल वाले क्षेत्र में था। अब क्या होता है, जब भारत का विभाजन होता है तो जैसुर कुल्ला वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो होते हैं वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं। और जब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि भारत विभाजन के बाद बंगाल का जैसुर कुल्ला वाला क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं। और जब ऐसा होता है, जब संविधान सभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो हालांकि इनकी योग्यता से संविधान सभा के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बखूबी वाकिफ थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, बॉम्बे के एक प्रधानमंत्री थे बीजी खैर, ठीक है, देखिए उस समय जो बॉम्बे के शासक होते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बीजी खैर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा और बॉम्बे से संविधान सभा के लिए एक स्थान खाली करवाया, और अंबेडकर को फिर से क्या किया गया, संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ठीक। अच्छा, एक बात और पूछा जाता है कि अंबेडकर के लिए जिसने बॉम्बे से अपना सीट खाली किया था उसका नाम क्या था, तो अंबेडकर के लिए बॉम्बे से अपना सीट खाली करने वाले व्यक्ति का नाम है एम.आर. जयकर। अरे बोलो क्या है, एम.आर. जयकर। ठीक है, ओके, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को जब 12वां बैठक हुआ था, तो सभी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता की प्रशंसा कर रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, बहुत ही शानदार तरीके से संविधान सभा को लीड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, आपका समाप्त हो जाता है संविधान सभा। तो इसके आगे जो है कि मिलेंगे हम आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, संविधान सभा वाला पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। हाँ, संविधान से महत्वपूर्ण समितियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक अलग जो है कि वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला होगा जो आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही करते हैं साथियों। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के बारे में जो है कि अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हाँ, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।